वेलकम फ्रेंड्स। पब्लिक हेल्थ कैफ़े में आपका फिर से स्वागत है। आज थैलेसीमिया डे के उपलक्ष्य में हम चर्चा करेंगे थैलेसीमिया के बारे में। हमारे पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर प्रणव विल टेल यू अबाउट व्हाट इज़ थैलेसीमिया, व्हाट आर द कॉजेस एंड किस किस को ये होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वेलकम डॉक्टर साहब। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस बेहतरीन प्रोग्राम में हमें इनवाइट किया। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे पे सारे लोगों को एक बात जानना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट्स अक्सर चर्चा करते हैं कि क्या थैलेसीमिया एक बार हो गया तो उसका क्योर हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात जो जानने की है कि थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है। दैट इज, थैलेसीमिया इज अ जेनेटिक डिजीज। जब ये हम कहते हैं कि थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिजीज है, तो एक बार होने के बाद किसी दवाई से इसका समाधान या क्योर ये संभव नहीं है। हाँ, हम आज के बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी से इसकी बेहतरीन मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करें कि थैलेसीमिया है क्या। तो जिस तरह से हम जानते हैं कि आवर ब्लड इज मेड अप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। तो ये थैलेसीमिया की बीमारी रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स को बनाने वाले बेसिक पार्टिकल हैं यानी कि हीमोग्लोबिन है, उसकी बनावट में एक समस्या होने की वजह से होती है। तो हीमोग्लोबिन बनी होती है ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स की, और ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स में अलग अलग की वैरायटी होती है जिसके आधार पे थैलेसीमिया अल्फा बीटा या अलग अलग बात करते हैं। तो जब हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाता तो हीमोग्लोबिन टूटने लगते हैं, जिसे हम साइंटिफिक भाषा में हीमोलाइसिस कहते हैं, जिससे हीमोलाइसिस से होने वाली बाकी सारी समस्याएं भी बॉडी में दिखती हैं। अब हम बात करें तो ये अफ्रीका में काफी कॉमन है, मेडिटेरियन कंट्रीज में कॉमन है यानी कि इटली, यानी कि ग्रीस, और इसके साथ साथ ही ये कॉमन है साउथ ईस्ट एशिया में, जिसके अंदर हमारी कंट्री भी होती है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि थैलासीमिया किन किन लोगों को ज़्यादा चांसेस रहते हैं होने के, और कैसे हम इससे बच सकते हैं। जी, थैलेसीमिया जैसे कि हमने चर्चा की कि थैलेसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है। तो वैसे में अगर पेरेंट्स में थैलेसीमिया की समस्या रही हो या परिवार में थैलेसीमिया की समस्या रही हो, यानी कि परिवार में एक जेनेटिक हिस्ट्री हो, पहले एंसेस्टर्स में किसी को थैलेसीमिया रिपोर्ट हुआ हो। जहां तक हम बात करें इंडिया के ग्राउंड रियलिटी की, जब भी चेकिंग की इतनी सारी अच्छी फैसिलिटी नहीं थी, तो बहुत सब परिवारों में इस तरह से पता नहीं होता कि थैलेसीमिया की समस्या हमारे परिवार में थी, लेकिन थैलेसीमिया की समस्या होती है। वैसे में अगर हम मॉडर्न तरीके से बात करें तो बिफोर मैरिज देयर शुड बी अ स्क्रीनिंग, कि जो पति और पत्नी के बंधन में जुड़ने वाले हैं वो मेल और फीमेल दोनों लोग क्या थैलेसीमिया के कैरियर तो नहीं है। अगर थैलेसीमिया के कैरियर है इस बात का पता चल जाए तो उनकी सही काउंसलिंग की जा सकती है, यानी कि उन्हें एक दूसरे पार्टनर के साथ मैरिज करने के लिए सजेस्ट किया जा सकता है। या फिर अगर किसी में थैलेसीमिया होने की समस्या बहुत ज़्यादा है, जो कि जेनेटिक टेस्ट से, पीसीआर टेस्ट से पता चल सकता है, तो वैसे केसेस में ऐसा भी बताने की सलाह दी जाती है कि वो लोग बच्चे अडॉप्ट कर ले, जिससे कि उन्हें स्वस्थ बच्चे हो और ये पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारियां होने की संभावना कम से कम हो जाए। यानी कि अगर हम समरी में बात करें तो प्री मैरिटल एक काउंसलिंग होनी चाहिए, जहां विवाह के पहले लोगों को स्क्रीनिंग की और काउंसलिंग की सुविधा मिलनी चाहिए। और ब्लड टेस्ट बहुत मुश्किल नहीं है, अभी शहरों में बहुत आसानी से उपलब्ध है थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग टेस्ट। तो थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग टेस्ट करवाई जा सकती है, पीसीआर का टेस्ट करवाया जा सकता है, जिससे कि पता चले कौन से म्यूटेशन किसी लोगों में है। ज़्यादातर एक और चीज़ के बारे में एडवाइस दी जा सकती है, बहुत सारी कल्चर में, बहुत सारे ट्रेडिशन में इन मैरिज की ट्रेडिशन है, यानी कि परिवार में कजन्स के बीच में मैरिज। तो वैसे में रिसेसिव जीन जिन्हें हम कहते हैं, वैसे जीन जो कि खुद से तो बॉडी में रिफ्लेक्ट नहीं होते, लेकिन जब पेरेंट्स यानी कि माता और पिता दोनों में रिसेसिव जीन एक साथ आए तो बीमारी खुल के बाहर आती है।
तो वैसे में एक चीज और काउंसलिंग और जागरूकता फैलाई जा सकती है कि इन मैरिजेस ना हो, यानी कि कजन्स के बीच में इस तरह के जो मैरिज हैं इनको कंट्रोल किया जाए, कम किया जाए और इसके बारे में जागरूकता फैलाई जाए। तो जैसा कि आपने बताया कि ये हीमोग्लोबिन में डिफेक्ट की वजह से होता है और इसकी वजह से ब्लड बनना कम हो जाता है। जी तो कितने दिन में हमें जो पीड़ित है उनको ब्लड चढ़ाना पड़ता है या ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है? जी, जहाँ तक हम बात करें थैलेसीमिया से पीड़ित लोगों की, तो दो तरह के पीड़ित लोगों का वर्गीकरण होता है। एक तो वो लोग हैं जिनको की जरूरत पड़ती है लगातार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, जिसे थैलेसीमिया मेजर भी कहते हैं। वहीं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहूँ कि एक बड़ा वर्ग ऐसे थैलेसीमिया पेशेंट्स का भी है जिन्हें कि हम थैलेसीमिया माइनर कहते हैं, जिनमें कि ज्यादातर पूरे लाइफ में शायद ट्रांसफ्यूजन की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है या कभी विशेष परिस्थिति में शायद जरूरत पड़े भी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड इसकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट भी है, तो हमें अपने हीमेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। क्योंकि कई बार अगर इसकी ट्रांसफ्यूजन की फ्रीक्वेंसी सही ना होने पाए तो ब्लड में आयरन की अक्यूमुलेशन भी हो सकती है, जिससे कि अलग अलग कई बीमारियां हो सकती हैं। हार्ट की समस्या हो सकती है, ब्रेन के अंदर भी समस्या हो सकती है, पैंक्रियाज के अंदर हीमोग्लोबिन की डिपोजिशन हो सकती है, इसके साथ साथ लिवर में डिपोजिशन हो सकती है। तो इस समस्या की मैनेजमेंट मैं कहूँगा कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है। तो हमें पेशेंट्स को हमेशा इनकरेज करनी चाहिए कि अगर ऐसी समस्या हो, यानी कि अगर आपके थैलेसीमिया का वर्गीकरण थैलेसीमिया मेजर हुआ है, तो आपको अपने हीमेटोलॉजिस्ट के साथ हमेशा गाइडेंस में रहना है, हमेशा टच में रहना है, जिससे कि वो निर्धारित कर सकें कि आपको किस फ्रीक्वेंसी में हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना है। क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर बहुत ज़्यादा भी हो तो ब्लड में टॉक्सिसिटी हो सकती है, आयरन की अगर कम हो तो भी पेशेंट को समस्या हो सकती है। और जहाँ तक हम लक्षणों की बात करें, जो कि अगेन पेशेंट्स को जानना जरूरी है, तो एनीमिया जैसे सारे लक्षण मौजूद होते हैं थैलेसीमिया में भी, यानी कि शरीर चेहरे का या स्किन का पीला पड़ जाना, थकान महसूस होना, कई बार चक्कर सा आना, स्किन में इरिटेशन सा होना, ये तमाम चीजें अगर होती हैं तो मैं बोलूँगा आपको ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए और अपने हिमेटोलॉजिस्ट से भी मिलना चाहिए। कई बार इसमें देखा जाता है कि ब्लड सेल्स के नंबर बढ़ जाते हैं और हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन घट भी जाती है। तो ऐसी कोई भी अनियमितता अगर पता चलती है तो हमें डॉक्टर्स के पास जाके मिलना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न मेडिकेशन में इसकी एक बेहतरीन मैनेजमेंट की जा सकती है, लेकिन देखभाल के अभाव में कई बार ये मुसीबत और बड़ी बन सकती है। तो डॉक्टर साहब इसमें धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी थैलासीमिया के बारे में। हमारे जनता को इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है और सभी अपने ब्लड की जांच जरूर कराएं थैलासीमिया के लिए, ताकि हम एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकें। धन्यवाद, थैंक यू। अब आप